बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब के बारे में जो सेहत के हवाले से जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही थी और पिछले कुछ 6-7 दिन से 8 दिन से वो किसी तरह का उनसे रब्ता नहीं हो रहा था या उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। अडयाला जेल में ना कोई सहाफ़ी जा रहा था, ना वकला से मुलाकात हो रही थी और ख़ास तौर पे उनकी फ़ैमिली को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो कल जो है अडयाला जेल के अंदर उनकी फ़ैमिली, डेफिनेटली उनकी बहनों ने मुलाकात की कोशिश की। 5-6 घंटे तक अलीमा खान साहिबा जो है वो इंतज़ार करती रही, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सहाफ़ियों से बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई, बैरिस्टर गौहर से एक तफसीली मुलाकात हुई और बाकायदा तौर पर जो 26 नवंबर का सानहा था इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उनके कारकुनान के साथ, वो इमरान खान साहब तक कल ही सारी रिपोर्ट पहुंची है और उन तक ये सारी खबरें इसलिए नहीं पहुंचने दी गई कि उनका रिएक्शन जो है वो न जाने क्या होगा। ऑब्वियसली 26 के बाद से लेके अब तक खान साहब के पास कोई किसी तरह का कोई टेलीविजन नेटवर्क या कह लें कोई खबर का कोई ज़राए उनके पास मौजूद नहीं है, उनको अखबार नहीं दिया जाता और उन तक कोई चीज़ नहीं पहुंचाई जाती। अलबत्ता सेहत के हवाले से जो खबरें थी कि जी खान साहब की सेहत डैमेज हो रही है, उनको जो है गैस, जहरीली गैस उनके कमरे में स्प्रे कर दी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब जब कल अदालत में पेश हुए तो वो हशाश बशाश थे और वो उनको पसीने से शराबूर थे। ऑब्वियसली ऐसे जैसे अभी कोई बंदा जो है एक्सरसाइज करके आया है। बाकी रही बात 26 नवंबर के वाले से, तो खान साहब को पता चला है तो खान साहब उस पर रंजीदा थे। उस पर एक जो होता है ना जी मोराल डाउन होना और एक बंदा कह देता है कि जी मेरे कारकुनान पे फायरिंग हुई है और अब मैं जो है दुम दबा के बैठ जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। वो अग्रेसिव थे। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इससे पहले 9 मई के वाक़या में भी हमें घसीटा, इससे पहले इन्होंने हमारे कारकुनान पे पहले भी जुल्म किया, तो अब भी जो लोग हमारी कॉल पे बाहर निकले उनके साथ जो सलूक किया गया हम उसकी मजम्मत करते हैं। और बाकायदा तौर पे पार्टी क़यादत के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि खान साहब का इस पर रिएक्शन क्या आएगा। बुशरा बीबी, जब खान साहब ने कहा था कि संजानी के मुकाम पे जलसा हो जाना चाहिए, तो बुशरा बीबी लोगों को डी चौक ले गई और डी चौक जाके बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर साहब दोनों गायब हो गए। तो इस पर आम कारकुनान को गोलियां लगीं। अब वो तादाद एक तरफ जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बात की गई, उनके सेनेट में तो 400 तक तादाद क्लेम की गई। पीटीआई की क़यादत में से बाज़ लोगों ने कहा कि 278 लोग हैं, जो बाकायदा फिगर काउंट करके फिर सैकड़ों की आवाज़ तो दुनिया में कई खितों में आती रही। पाकिस्तान में कई सहाफ़ियों ने कहा कि जी बहुत सारे कारकुनान हैं। अब बात वो सारी की सारी घूम फिर के आके ख़त्म हो गई है सिर्फ 12 लोगों पे। मतलब जो 12 ऑफिशियल कह लें जारी किया गया एक पूरा टेलीग्राम या खबर जारी की गई जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से, 12 लोगों की शहादत कन्फर्म है। उसके अलावा गौहर साहब ने कल कह दिया इनके अलावा अगर कोई बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो मरा है तो वो हमारा नहीं है। यानी पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि सिर्फ 12 लोगों की लाशें जो है वो वहां से आई हैं। तो इससे पीछे जो सैकड़ों लोगों की अफवाह थी वो सारे के सारे लोग कौन हैं? 4000 से ज़्यादा लोगों पे पर्चे हैं और वो लोग हवालातों में बंद हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो 12 लोगों की शहादतें हुई हैं, इन 12 लोगों के जनाजों में पीटीआई की क़यादत में से आज तक कौन शरीक हुआ है? ये 12 लोग अगर क्लेम किया जाता है कि सारे के सारे केपीके से आए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे आए, तो अली अमीन गंडापुर ने इन 12 में से किसके जनाजे में शिरकत की है? इनके घर वालों से आज तक पीटीआई की क़यादत में से कौन मिले? इन लोगों को इनका पुरसाने हाल कौन है? इन्होंने जान दी है तो किस नज़रिए के पीछे दी है? इन्होंने जान दी है तो किस मकसद के पीछे दी है? इन्होंने अपना पेश कर दिया है तो इसके पीछे उनको आउटपुट क्या मिली? मतलब उनका खून रायगा नहीं जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उनके खून के कुछ समरात भी नज़र नहीं आ रहे। जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जो लोग 12 लोग शहीद हुए हैं उनके जनाजे में अली मीन गंडापुर ने गया या क़यादत में से कोई बंदा नहीं गया, तो ये लोग फिर कौन थे? किसके लिए जान दे गए? उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया। जावेद चौधरी साहब कहते हैं जी कि ये जो 12 लोग थे ये लकड़ियां थी, ये ईंधन था जिनको जलाया गया और नीचे लगाया गया और उसके बाद ऊपर फिर बड़ी लकड़ियां आई और अब जो है पार्टी उसके ऊपर देग पका के अपनी मौज कर रही है और अपना मस्ती उड़ा रही है। तो कुछ इस तरह के लग रहा है नारवा रवैया कि पीटीआई के वर्कर्स ने एक कॉल पे, एक इमरान खान साहब की कॉल पे, जो जेल के अंदर बैठा बंदा एक कॉल करता है, उस पर इतना बड़ा धरना दे दिया और अपने आप को फ्रंट लाइन पे गोलियों के सामने निहत्था पेश कर दिया। इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती। और अब अगर इनकी तादाद, जो लोग हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, इनकी तादाद अगर ओरिजिनल 12 से ज़्यादा है तो वो जो ज़्यादा लोग हैं उनका जिम्मेदार कौन बनेगा? जो 12 हैं जिनको ऑफिशियली क्लेम किया गया, जिनको मान लिया गया, उनके साथ रवैया ये कि उनके जनाजों पे कोई शिरकत के लिए नहीं पहुंचा, उनके घरों में अफसोस के लिए कोई नहीं गया। ये अलग बात कि कल खान साहब ने मीडिया में बात करते हुए अपनी पार्टी की आदत की फिर तारीफ की है, अपने कारकुनान को सलाम पेश किया है और ये कहा है कि मैं हिदायत देता हूँ ख़ासतौर पर अली मीन गंडापुर साहब को कि वो जो शहीद कारकुनान उनके घरों में जाएँ, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हों, जो ज़ख्मी हैं उनकी तिब्बी इमदाद करें। और खान साहब की हिदायत अपनी जगह, लेकिन नेक्स्ट प्लान जो है वो खान साहब कहते हैं मैं इन फ्यूचर बताऊंगा, वो शेयर करूंगा। और सियासी लाहे अमल भी खान साहब ने अभी तक कुछ शेयर नहीं किया। अलबत्ता इन कारकुनान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए साफियों से ज़रूर कहा
कि हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे भी उठाएंगे और इंटरनेशनल लेवल तक जहाँ तक हो सका हम इन लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान के इंसाफ से तो डेफिनेटली खान साहब को इंसाफ मिलना होता तो फिर 2 साल से खान साहब जेल में ना होते। बाकी रही बात कि क़यादत की तारीफ़ की खान साहब ने, और जो एक लॉबी क्रिएट हो रही थी कि बाकायदा तौर पे खान साहब इनसे खफा होंगे। खान साहब को पता है जी अंदर बैठे अगर कहानी कहीं ना कहीं मूव करनी है तो फिर इसी क़यादत के थ्रू चलेगी, जिस क़यादत ने पार्टी को लेकर चलना है, जिस क़यादत ने खान साहब के जेल में होते हुए पीछे से पूरा संभाला दिया हुआ है। अलग बात के डी चौक से वो लोग फरार हो गए, इनको एजेंसियों के थ्रू पहले इतला मिल गई। आम बंदा, आम लोग, आम पाकिस्तानी मरने के लिए होते हैं, इसलिए उनको फ्रंट लाइन पे पेश कर दिया गया और डी चौक से अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो है वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अब खान साहब के पास ये इतलात भी पहुंची है कि अली मीन गंडापुर ने ये सारा प्लान बनाया, तो खान साहब ने इस बात की भी तारीफ की है। किस बात की? कि बुशरा बीबी की जान बचाई अली अमीन गंडापुर ने। बुशरा बीबी अगर अग्रेसिव थी और चाहती थी कि मैं डी चौक लाजमी जाऊं, तो उस रात जो है एजेंसियों की तरफ से खबर थी कि एक बड़ा ऑपरेट होने वाला है। देखें, अगर इस क़यादत को पता लग गया था कि एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जिसमें सीधी गोली चलेगी, तो फिर आम वर्कर मरने के लिए थोड़ी होता है। वो तो आपके पीछे लगा हुआ है ना जी, कि आपने कहा था कि डी चौक पहुंचे खान साहब को रिहा करवाएं। अगर आपको कोई इतना बड़ा थ्रेट था, कोई खतरा था, कोई खबर आ गई थी, तो एटलीस्ट जो 1.5 किलोमीटर पीछे चांदनी चौक में अगर आप खड़े हो सकते हैं, उस आम निहत्ती आवाम को भी पीछे रोक लें, उनको भी 2-4 किलोमीटर पीछे रोक के कोई एक नया सियासी प्लान दे दें, कोई 2-4 दिन बैठ के गुफ्तगू इस सेंस में कि पीछे मुज़ाकरात चलते रहें, उन पार्टी की पॉलिसी को नहीं जनरेट कर लें ताकि आम बंदे का खून ना बह सकता। ये सारे सवालात आम बंदे के जहन में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक खबर आ रही है कि बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान में शदीद इख्तलाफात हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी का मुतालबा खान साहब से भी है कि अली मीन गंडापुर साहब से सीएमशिप वापस ली जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये एक खबर ये भी है ज़राए के मुताबिक, एक खबर ये भी है कि बुशरा बीबी ज़ाती तौर पे एमपीएस के थ्रू ज़ाती तौर पे चेंज करवाना चाह रही हैं सीएम को, और अली मीन गंडापुर साहब पे अभी तक खान खफा नहीं है और खान साहब उन पे सेटिस्फाई हैं। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक खान साहब की तरफ से कोई अलार्म ना आ जाए, कोई बयानिया ना आ जाए और खान साहब अपने एमपीएस को ये मैसेज कन्वे ना करें कि जी आप मिलके एमपीए जो है ना एमपीएस मिलके अपना सीएम चेंज कर लें। बुशरा बीबी के इख्तलाफात अपनी जगह। बुशरा बीबी 26 नवंबर के बाद अभी तक मंजर आम पे भी नहीं आई और कहा यह जा रहा है कि वो पेशावर में मौजूद हैं, महफूज हैं और कह लें पूरे के पूरे प्रोटोकॉल उनके पास वही वज़ीर आला शिप वाले हैं और वो इंजॉय कर रही हैं वहाँ पे बैठी। बाकी रह की बात कि गवर्नमेंट जो है मौजूदा सिनेरियो में एक और नया ऑपरेशन करना चाह रही है और वो सारे का सारा मवाद इकट्ठा कर रही है जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है इस सारे धरने में और इस 26 नवंबर की कॉल में। तो उन सारों का डाटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि उन लोगों के लिए वो एटलीस्ट उनके लिए एक थ्रेट ऑपरेशन करेगी। उन सारों को सर्च किया जाएगा। लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट उनके आईडी कार्ड ही कैंसिल कर देती है, उनके कह लें वीज़ा ही कैंसिल कर देती है, तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। ये वही कारकुनान है जो हर कॉल पे जाते हैं, ये वही कारकुनान है जो इमरान खान साहब की हर कॉल पे लब्बैक कहते हैं, ये वही कारकुनान है इमरान खान साहब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ कहीं भी बुलाएं ये हाजिर खड़े होते हैं। जब ऑपरेशन को इस तरह का हो गया, एजेंसीज उस पर सर्च आउट कर रही हैं, काम कर रही हैं और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इन सारे वर्कर्स के साथ हम कुछ ऐसा लाहे अमल तय करेंगे जिसके बाद ये दोबारा किसी धरने के लिए नहीं निकलेंगे। तो वो देखना है कि गवर्नमेंट अपना नई स्ट्रेटजी क्या देती है। एक अहम बात ये भी है कि जो एक स्पेशल किस्म का काफिला था मुराद सईद साहब का, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ स्पेशल फोर्स थी। अटक के डीपीओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो पहली बात है कि पुलिस वाले जो है ना वो ऑफिसर तबके में ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि कोई डीपीओ डीसीओ जो कह लें ब्यूरोक्रेसी में से उठ के बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। सियासतदान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानियाँ भी रखते हैं। सियासी पार्टी एक उठ के दूसरी सियासी पार्टी पे बात भी करती है। डीपीओ अटक उठ के पीटीआई पे पूरी डिबेट कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। अलबत्ता डीपीओ अटक ने भी ये बात की है कि जो एक स्पेशल काफिला था और वो ऐसा काफिला था कि पहाड़ पे चढ़ने की स्पीड हमारी उतनी नहीं थी जितनी उनकी थी, ऐसी ट्रेनिंग हमारे पास नहीं थी जैसी उनकी थी। तो वो कहा जाता है कि वो मुराद सईद साहब ऐसा स्पेशल काफिला लेके आए थे जिसमें फौज वाला पूरा सीन था कि अगर 10 लोग दाएं हैं तो 10 बाएं हैं, 10 आगे हैं तो 10 पीछे हैं। तो ये इस तरह का सीन। उनके पास वॉकी टॉकी थी, वो आपस में राब्ते में थे, बाकायदा डिसिप्लिन थे, बाकायदा राब्ते में थे और वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। मुराद सईद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने शिरकत भी की है, वो काफिले में भी आए हैं, धरने में भी शरीक हुए हैं, वो इनके कंटेनर पे भी रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आई, वो उनके आना ज़रूर था, उनकी मौजूदगी का पता ज़रूर दिया जाता है, लेकिन वो वापस कैसे गए ये समझ में नहीं आता। बाज़ राय का ये भी कहना है कि मुराद सईद साहब गिरफ्तार हो गए और मुराद सईद साहब से पूछगिछ जारी है। तो अगर तो गिरफ्तारी है तो उसकी अभी कन्फर्मेशन कोई न्यूज़ कोई नहीं सामने आई। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो एक स्पेशल काफिला लेके आए थे जो उनके पास पूरे ट्रेंड बंदे थे जिन्होंने उसमें बड़ा की रोल प्ले किया है। और आखिरी बात जो है मतीउल्लाह जान साहब का बयानिया, और मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो जैसे वो रिहा हुए तो बाहर आके मैंने ज़ाती तौर पे पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है किसी शख्स को अगवा किया गया हो
और जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन नामालूम ने गिरफ्तार किया और अगवा किया है, वो बाहर आके अपनी स्टोरी मनो अन सुना दे। तो मतीउल्लाह जान साहब एक तगड़े बंदे हैं और कह लें जिगरे वाला बंदा है कि बाहर आने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है और बताया कि मुझे कैसे मुंह पे कपड़ा डाल के उठाया गया, पिम्स से मुझे उठाया गया, 2 लोगों को इकट्ठे 5-7 मिनट की ट्रैवलिंग पे जाके एक जगह पे बिठाया गया, चेहरे पे कह लें बड़ी बड़ी चादरें डाल दी गई और हमसे सवाल जवाब शुरू हो गए और उसके बाद हमें वहाँ से उठाया और फिर ले गए दोबारा पिम्स में और उसी डॉक्टर से जिससे मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं मैंने सवाल जवाब किया था, उसके पास जाके दोबारा बिठाया और उसे कहते हैं कि जिसका चेकअप करें। तो उसने मेरे से पूछा कि आपको जी क्या मसला है, तो मैंने कहा जी मेरे सर पे जब इन्होंने उठाया था तो कुछ चीज़ मारी थी तो यहाँ दर्द हो रहा है। उसके अलावा जी आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। तो मैंने कहा जी ब्लड टेस्ट मैं नहीं करने दूंगा, पता नहीं आप इन्फेक्शन वाली कुछ सिरिंज लगा दें और क्या करें मेरे साथ, तो वो मैंने नहीं करने दिया। अलबत्ता उनको फिर 1-8 दिन के अंदर ही वहाँ से ट्रैवल करवाया और ले गए डायरेक्ट थाने में। थाने जाके जो है मतीउल्लाह जान साहब अजीब स्टोरी सुनाते हैं कि वहाँ जो है वो सैकड़ों के हिसाब से लोग थे थाने के अंदर जो हवालात में बंद हैं और मैक्सिमम लोग वो धरने से उठाए हुए लोग हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं। एक और अजीब बात उन्होंने बताई कि पिम्स के अंदर एक गाड़ी खड़ी की हुई थी जिसपे पीटीआई का झंडा लगा दिया गया था। वो गाड़ी बस प्राइवेट गाड़ी थी, पीटीआई का झंडा लगाया था और जो आम पब्लिक में से कोई बंदा आके उस गाड़ी के करीब जाता था, जस्ट ये एक स्लोगन था समझाने के लिए कि जो बंदा पीटीआई से अट्रैक्शन रखता है, पीटीआई से मोहब्बत करता है, पीटीआई के करीब होने की कोशिश करता है, उस गाड़ी के झंडे को देख के जो बंदा करीब जाता था उसको उठा के ये ला के हवालात में डाल देते थे। इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी और प्लानिंग थी पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस ने उस रात जो है पिम्स हॉस्पिटल से बहुत सारे लोगों को ऐसे उठा के फेंका है। ना उनको कोई कहीं राब्ता करने दिया जा रहा था, ना उन लोगों को जिनको उठा के वहाँ फेंका हुआ है उनके घर से कोई कॉल हुई है, ना उनके घर वालों को पता है वो कहाँ हैं। तो पुलिस जो है ज़ाती तौर पर सारे के सारे सिनेरियो में अपनी कमाई और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है, अपने पैसे बटोरने के चक्कर में है। जिसको ला रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, पुलिस का एक फुल चार्ज है, फुल इख्तियारात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो मतीउल्लाह जान ने बाहर आके बड़े पोल खोले और उनको उठाने का मुद्दा और मकसद भी यही था कि गवर्नमेंट जो है वो तहकीकात रोक ले जो उन्होंने बाकायदा तौर पे पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से की थी। तो ये आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी है। जैसे ही कोई मजीद अपडेट्स मिलती हैं इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।